हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इन दिनों हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर को स्टार्ट किया था और चार्ज के बारे में हमने पढ़ लिया था। एमीटर, इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट, ये सारे टॉपिक्स हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किए थे। एमीटर के बारे में हमने जाना था और एमीटर को सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हैं ये भी हमने जान लिया था। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं अगले टॉपिक से, जहां हमने लास्ट टॉपिक छोड़ा था उसके आगे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस से। देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारा आज का पहला टॉपिक है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज। अब फ्लो ऑफ चार्ज जो हो रहा है कि जब हम बात करते हैं, देखिए जैसे कि पानी जमीन पर गिरा हुआ है, वो बहेगा कब? अगर जमीन एक जैसी समतल है तो पानी बहेगा नहीं ना। लेकिन अगर ढलान होगा तो पानी बहकर किस तरफ जाएगा? जिस तरफ ढलान होगा। ऐसा यहाँ पर होता है कि फ्लो ऑफ चार्ज जो है, फ्लो ऑफ चार्ज एज इट इज तो क्यों होगा? फ्लो ऑफ चार्ज कब होगा? जब एक जगह चार्ज की कमी हो और दूसरी जगह अधिकता हो, तो वो ज्यादा से कम की तरफ जाएगा। जहां पर चार्ज अवेलेबल है वहां से किस तरफ जाएगा? जहां चार्ज अवेलेबल नहीं है, इस तरफ फ्लो होगा। जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे तो करंट इसी तरह फ्लो होगा। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, तो इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर ये जो चार्ज है एक जगह से दूसरी जगह जब जाता है तो कुछ काम तो करना पड़ेगा भाई। कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो कुछ काम तो होगा, और वो जो काम है वही एक तरह से पोटेंशियल डिफरेंस है। यानी कि हम ये मान के चलते हैं कि कोई दो पॉइंट है, मान लीजिए कि ये ए है और ये बी है। चार्ज को हम यहाँ से और यहाँ ले जाते हैं, ठीक है। तो यहां से यहां तक चार्ज को ले जाने में जितना काम किया गया, दैट विल बी कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। वर्क डन पर यूनिट टाइम, पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं हम। वर्क डन पर यूनिट टाइम। अच्छा, यहां हम बात कर रहे हैं किसकी? चार्ज की। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है, कि चार्ज को आप पर यूनिट चार्ज का मतलब है प्रत्येक एक चार्ज के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन टेकिंग इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है ना, कि एक जगह से दूसरी जगह जब हम चार्ज को ले गए तो प्रत्येक चार्ज को, एक एक चार्ज जा रहा है ना, तो हम इसको डिफाइन करने के लिए पर यूनिट चार्ज, एक चार्ज की बात कर रहे हैं कि किसी एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह, मान लो यहां से हम यहां ले गए, तो यहां से यहां ले जाने में जितना हमने काम किया, वो उसको करने में जो काम किया गया उसका और चार्ज का जो अनुपात है वो क्या कहलाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। मान लो कि ए से बी तक हम चार्ज को ले जा रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये क्या होगा? वर्क अपॉन चार्ज, कि कितना काम किया गया आपके द्वारा, है ना, और चार्ज कितना लेकर आप गए। तो वर्क लिख दो, वर्क डन लिख दो तो ज्यादा सही रहेगा। वर्क डन, कितना काम किया गया फॉर टेकिंग द चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये तो बात हुई पोटेंशियल डिफरेंस की। अब हम अगली बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। अब देखिए, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसकी यूनिट होती है वोल्ट, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल वी से, ठीक है। एलेजेंड्रो वोल्टा एक इटालियन साइंटिस्ट, जिनके सम्मान में इसका नाम वोल्ट रखा गया। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो, यहां हम सर्किट की बात कर रहे थे कि एक जगह से दूसरी जगह सर्किट में हम करंट को लेकर आ रहे हैं। यहां हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? बस थोड़ा सा अंतर है। देखो, वर्क डन पर यूनिट चार्ज सेम है क्या? डेफिनेशन चेक कर लो। वर्क डन पर यूनिट चार्ज है दोनों में ही, ठीक है। इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट, या दैट पॉइंट लिख दो, ठीक है। इंफिनिटी मतलब मालूम नहीं है हमें कि कहां से वो चार्ज घूमता हुआ आ रहा है ना। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज सेम है। यहाँ हम सर्किट की बात करें तो एक जगह से दूसरे की, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो हमें ये पता नहीं है कि कितनी दूर से वो चार्ज फ्लो करता हुआ आ रहा है,
तो ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। इसको भी आप जब यूनिट लिखोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तो सेम होगी, वर्क डन बाय चार्ज, ठीक है। यूनिट इसकी भी वही हो जाएगी, वोल्ट डिनोटेड बाय कैपिटल वी, सेम बात है। आगे चलते हैं चैप्टर में, ठीक है। अब इसको नापा कैसे जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस को आप नापते कैसे हो, तो इसको नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट काम में लिया जाता है, क्या नाम होगा इसका, वोल्ट मीटर, ठीक है। वोल्ट मीटर, अब देखो एमीटर जो था वो क्या नाप रहा था, करंट को नाप रहा था और सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया जाता था। वोल्ट मीटर जो है इसको हम, हमारा जो सर्किट होता है उसके अंदर हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। आगे हम ओम्स लॉ पढ़ेंगे तब आपको सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन अच्छे समझ में आ जाएगा। अभी से इतना समझ लो कि पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए जो इक्विपमेंट काम में लिया जाता है दैट इज कॉल्ड वोल्ट मीटर एंड इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, मान लो ऑब्जेक्टिव में या फिलअप में आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। वोल्ट मीटर याद हो जाएगा, ये याद रखना है पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसको जोड़ा जाता है। जल्दी से नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहां से हम डेफिनेशन निकालते हैं किसकी, 1 वोल्ट की। पिछली क्लास में हमने 1 एम्पियर की डेफिनेशन निकाली थी, यहां हम निकालेंगे डेफिनेशन किसकी, 1 वोल्ट की, क्योंकि इसकी यूनिट क्या है, वोल्ट है। तो देखो बाकी सब एज इट इज रहने देते हैं, इसको मिटाते हैं और यहां से अब हम डेफिनेशन निकालते हैं 1 वोल्ट की। तो उसको याद करने की, रटने की जरूरत नहीं है, यहीं से आपको पता चल जाएगा कि 1 वोल्ट है क्या। ये लिख दिया आपने, ठीक है। अब देखो इसकी यूनिट जूल और इसकी यूनिट कूलम, सही है क्या। वर्क की यूनिट जूल और चार्ज की यूनिट हो गई कूलम, ठीक है ना। तो अब हम इसको डिफाइन करें तो कैसे लिखेंगे, द पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points is said to be, कितना, said to be, क्या लिखूं, 1 वोल्ट, है ना। वोल्ट की बात कर रहे हैं, is said to be 1 वोल्ट if the work done, कितना हो जाएगा वर्क बताओ, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ, क्या लिखें, 1 जूल ऑफ वर्क, या द वर्क डन ऐसे लिखो इसको, इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू, क्या लिखें आगे देखो कि इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव 1 कूलम चार्ज, move 1 coulomb charge from one place to another। ये लो, ये हो गई आपकी किसकी डेफिनेशन, आपके 1 वोल्ट की डेफिनेशन, ठीक है ना। 1 प्लेस टू अनदर, या इसको और स्पेसिफिकली लिखना चाहो तो 1 पॉइंट टू अनदर लिख दो तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हम सर्किट की बात कर रहे हैं तो किसी पॉइंट की बात कर रहे हैं, है ना। ये आपकी डेफिनेशन हो गई किसकी, 1 वोल्ट की। इंपॉर्टेंट है, देखो 1 एम्पियर, ठीक है। एम्पियर क्या नाप रहा है, कौन से कॉम्बिनेशन में लग रहा है, 3 क्वेश्चन। यहाँ हो गया 1 वोल्ट किससे नाप रहे हैं, वोल्ट मीटर से, और कौन से कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो ये हो गई आपकी 1 वोल्ट की डेफिनेशन। नोट कर लो जल्दी से। और अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे चैप्टर में और अगले टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चले आगे, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम्स। सर्किट डायग्राम्स, सर्किट डायग्राम्स क्यों बनाए जाते हैं, देखो कि बार बार आप जब हम ये इक्विपमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं ना इस चैप्टर में, इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर, तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, सर्किट डायग्राम बनाने पड़ते हैं। अब सर्किट डायग्राम आप बनाओगे तो बार बार वोल्ट मीटर एमीटर लिखेंगे तो वो थोड़ा प्रॉपर नहीं लगता। तो इनके लिए क्या किया गया, एक सिंपल लैंग्वेज जो है वो
बनाई गई, जिसको देखकर आपको अच्छे से ये पता चल जाता है कि सर्किट के अंदर, यानी कि जिस भी इक्विपमेंट की हम बात कर रहे हैं, जिस भी कनेक्शन की हम बात कर रहे हैं, उसमें जो इक्विपमेंट्स हैं उनको किस तरीके से जोड़ा गया है। सर्किट डायग्राम इतने स्पेसिफिक होते हैं कि जब आप आगे क्लासेस में पढ़ेंगे फिजिक्स वगैरह में, तो सर्किट डायग्राम को देखकर और आप खुद सारे इक्विपमेंट्स को इजीली प्रॉपरली ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन सर्किट डायग्राम्स में क्या क्या सिंबल यूज में लिए जाते हैं उनकी बात करते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक सेल, एक ना एक सिंबल तो आपसे पूछा ही जाता है। ये लो, ये हो गया इलेक्ट्रिक सेल। सबसे पहले आपने पढ़ा था कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, किस तरफ जाएंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। नेगेटिव एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो करंट फ्लो स्टार्ट होगा कहां से, पॉजिटिव टर्मिनल से, कहां पर, नेगेटिव टर्मिनल पर। ये देखो, आपने ध्यान दिया, एक लाइन बड़ी है और एक छोटी है, तो जो बड़ी वाली लाइन है वो पॉजिटिव टर्मिनल को बताती है, यानी कि यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट करता है, और नेगेटिव लाइन जो है वो किसको, छोटी लाइन जो है वो किसको बता रही है, नेगेटिव टर्मिनल को बता रही है। ये हो गई इलेक्ट्रिक सेल। अगली हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। मान लो कि वोल्टेज ज्यादा चाहिए, तो एक सेल से काम नहीं चल रहा, क्या करेंगे, जोड़ दो सेल्स को। ये लो, कितने सेल जोड़ दिए मैंने, बताओ, 3 सेल जोड़ दिए, 1 2 एंड 3। ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। आगे बात करते हैं स्विच की, है ना। स्विच, दो स्थितियां, या तो स्विच खुला हुआ है और या स्विच कैसा है, बंद है। देखो, स्विच अगर खुला हुआ है तो ये रहा, और स्विच अगर बंद है तो ये रहा। इस तरीके से आप स्विच को डिनोट करते हो, कहां पर, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। ठीक है, बल्ब अगर आपको बनाना है, मेन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताती हूँ, इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब, बस ये बन गया इलेक्ट्रिक बल्ब, इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक बल्ब बन गया। एमीटर आपको बनाना है, कुछ नहीं करना, ये देखो प्लस, ये आपका एमीटर बन गया। और क्या काम आएगा, वोल्ट मीटर, तो ये देखो ये बन गया आपका वोल्ट मीटर। और क्या चाहिए आपको, रियोस्टेट की बात करें अगर अपन, रियोस्टेट क्या होता है, देखो कि रियोस्टेट करंट को चेंज करने के काम में आता है, आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर में। रियोस्टेट क्या होता है, वेरिएबल, जब करंट चाहिए होता है ना तो रियोस्टेट जरूरी होता है। रियोस्टेट को बनाने के लिए आपको बस ये देखो, बस इस तरीके से बना दो, ये रियोस्टेट होता है। इसमें अलग अलग जगह होती है, उनके अकॉर्डिंग इसको क्या करते हैं, फिक्स कर लेते हैं। तो ये हो गए हमारे सर्किट डायग्राम सारे। सेल हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल हो गया, स्विचेस हो गए, दोनों कंडीशंस ओपन एंड क्लोज्ड, इलेक्ट्रिक बल्ब ये रहा आपका, एमीटर, वोल्टमीटर एंड दैट इज रियोस्टेट। मेन जो थे वो हमने सारे नोट कर लिए। अब हम आते हैं हमारे इस चैप्टर के मेन टॉपिक पर। देखो, ये जो चैप्टर है ना, काफी ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है, और इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल आपके आएगा ही आएगा, फिक्स है। ठीक है, और क्या आ सकता है, जो मेन टॉपिक है आने वाला एग्जाम में वो है ओम्स लॉ, और अब हम पढ़ेंगे उसी को। ये जो चैप्टर है पूरा इलेक्ट्रिसिटी, ये इस ओम्स लॉ पर ही बेस्ड है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, अभी तक हमने वो चीजें पढ़ी जो हमें ओम्स लॉ को समझने में मदद करेंगी। आपने वी पढ़ा, आई पढ़ा, दोनों आपको ओम्स लॉ में चाहिए। सर्किट डायग्राम पढ़े, क्योंकि अब हम बनाएंगे ओम्स लॉ के लिए सर्किट डायग्राम। करंट क्या है, कैसे फ्लो कर रहा है, क्यों फ्लो कर रहा है, चार्ज किधर से किधर जा रहे हैं, करंट पास हो रहा है तो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, ये सब पढ़ा ना आपने। अब ये सारी चीजें कंबाइंड रूप में आपको कहाँ मिल जाएंगी, ओम्स लॉ में मिल जाएंगी। तो ओम्स लॉ की बात करें अगर अपन, तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है, इन्होंने ये ओम्स लॉ दिया, और क्या है ये ओम्स लॉ, इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हम बनाए ओम्स लॉ के लिए एक अच्छा सा सर्किट डायग्राम, ताकि हम उसको अच्छे से समझ पाए। ठीक है, यहां से हम शुरू करें तो देखो, यहाँ आपको क्या दिख गया, सेल मिल गया आपको, ठीक है ना।
अब देखो ये क्या है, देखो एक्स और वाई जो है ये क्या है, एक वायर है, ठीक है। इस वायर के साथ मैंने जोड़ दिया है एक, क्या है बताओ, ये क्या है, एक एमीटर, है ना। ये हो गया स्विच, और ये जो वायर है यहाँ इसके साथ मैंने जोड़ा है वोल्ट मीटर। बताओ एमीटर और वोल्ट मीटर को जोड़ने में कुछ अंतर है क्या, है अंतर। देखो ये कुंजी बोलते हैं इसको हिंदी में, स्विच ना बोलकर इसको कुंजी या की बोलते हैं, तो मैंने इसको के लिखा है। ओके, दिस इज वोल्ट मीटर। आप देखो ये सीधा सीधा जोड़ा है और ये इसके साथ में अलग तरीके से जोड़ा है, तो ये सीधा सीधा जो जोड़ा है ये क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन, एंड दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ कि करंट फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा, कहां से करंट फ्लो करेगा, सीधा सिंपल सा बनाया हमने ओम्स लॉ के लिए। पॉजिटिव टर्मिनल को देखो, करंट कहाँ जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, तो डायरेक्शन विल बी लाइक दिस, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे होगी, सही है क्या। देखो एक बार दोबारा चेक कर लो, सर्किट के अंदर डायरेक्शन कैसे जा रही है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रही है, ठीक है। इसमें भी ऐसे ही फ्लो करेगी, पॉजिटिव नेगेटिव, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। अब ये हो गया स्कीमेटिक डायग्राम फॉर ओम्स लॉ, ठीक है। ओम वाला ओम नहीं है, ओम्स लॉ है ना, जॉर्ज साइमन ओम। आगे बढ़ते हैं हम इसको, देखो अब ये ओम्स लॉ, क्योंकि इनका नाम है ओ एम ओम नहीं है, ओ एच एम है, एच का ध्यान रखना, ठीक है। अब ये ओम्स लॉ हमें क्या बता रहा है वो देखो। अब यहाँ ये जो साइंटिस्ट है इन्होंने क्या किया ये एक नाइक्रोम का वायर है, ठीक है। नाइक्रोम जो होता है ना इजीली मेल्ट नहीं होता, काफी मजबूत होता है, हीटर वगैरह होते हैं उनमें यूज करते हैं इसको। ये एक्स वाई क्या है, एक नाइक्रोम का वायर है। इन्होंने क्या किया, ये एक नाइक्रोम का वायर इस सर्किट में जोड़ दिया, इसके साथ क्या जोड़ दिया, एक वोल्टमीटर जोड़ दिया। ये नाप रहा है पोटेंशियल डिफरेंस को, ये नाप रहा है सर्किट के अंदर करंट की मात्रा को। अब क्या किया इन्होंने, यहाँ पर ये एक सेल जोड़ दिया। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, ये एक सेल जोड़ दिया, एक सेल जोड़ दिया और एक टेबल बना ली। एक में तो क्या नाप रहे हैं, ये एमीटर से करंट को, और एक से क्या नाप रहे हैं, ये वोल्टमीटर से किसको, पोटेंशियल डिफरेंस को, पोटेंशियल डिफरेंस को, दैट इज V, ठीक है। एमीटर और वोल्टमीटर दोनों की मदद से, तो यहां तो करंट नाप रहे हैं और यहां नाप रहे हैं किसको, पोटेंशियल डिफरेंस को। अब इन्होंने क्या किया, देखो सबसे पहले काम कि पहले एक सेल लिया और इनकी रीडिंग्स नोट करी, कि एक सेल जोड़ा पहले और वोल्टमीटर और एमीटर की रीडिंग्स को नोट कर लिया। अब रीडिंग्स में क्या जादू वाली बात आती है वो हम बाद में बात करेंगे, कि मान लो ये रीडिंग्स है, ठीक। पहले इन्होंने एक सेल को जोड़ा, फिर क्या किया कि एक सेल के साथ एक सेल और जोड़ दिया। अब कितने सेल हो गए, दो सेल जोड़ने पर फिर इन्होंने एमीटर वोल्टमीटर की रीडिंग ले ली, फिर कितने सेल जोड़ दिए, 3, फिर एमीटर वोल्टमीटर की रीडिंग ले ली, और फिर जोड़ दिए 4 और एमीटर वोल्टमीटर की रीडिंग फिर से ले ली इसी नाइक्रोम वायर एक्स वाई के लिए। अब ताज्जुब की बात क्या हुई, इन्होंने देखा क्या कि जैसे जैसे हम सेल जोड़ते जाते हैं ना, उसी अनुपात में एमीटर और वोल्टमीटर की रीडिंग्स जो हैं वो भी ग्रो करती जाती हैं। जैसे कि हम बात करें कि यहाँ रीडिंग हमारी 0.1 आती है और यहाँ मान लो रीडिंग 0.2 आ जाती है, ठीक है। पहली स्थिति में जबकि हमने कितने सेल जोड़ रखे हैं, हमने सेल जोड़ रखे हैं कितना, केवल एक। 2 सेल जोड़े तो ये 0.2 हो जाता है और ये 0.4 हो जाता है। 3 जोड़ने पर ये 0.3 हो जाता है और ये 0.6 हो जाता है, और 4 पर ये 0.4 और ये हो जाता है 0.8। अब देखो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, 1/2, 1/2, 1/2 एंड 1/2 सबका रेशो सेम आ रहा है। यानी कि जिस अनुपात में हम किसको बढ़ा रहे हैं, जिस अनुपात में हम सेल्स की मात्रा को बढ़ा रहे हैं, सेल मतलब यहाँ पर सर्किट के अंदर जो सेल है उसी अनुपात में एमीटर और मतलब भाई एमीटर की रीडिंग तो चेंज होएगी, सेल जोड़ेंगे तो वोल्टमीटर की रीडिंग भी एमीटर के साथ साथ चेंज हो रही है। यानी इससे हमको क्या पता चल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस में भी अंतर आ रहा है करंट की मात्रा को चेंज करने पर। अब इस ग्राफ को देखते हुए जब इन्होंने एक ग्राफ बनाया इस रीडिंग को देखते हुए, यहाँ इन्होंने ले लिया I और यहाँ इन्होंने ले लिया V, ठीक है।
ये मान लो 0.1 है, 0.2 है, 0.2 है, 0.3, 0.4। अब यहाँ बात करते हैं अपन इनकी, तो ये मान लो 0.2 है, 0.4 है, 0.6 है, 0.8 है। तो आप क्या देख रहे हो, देखो अलग पेन से बनाते हैं, ठीक से पता चलेगा। तो वी कैन सी इजीली दैट वी गेट अ स्ट्रेट लाइन, है ना, जिससे क्या पता चल रहा है कि दोनों जो हैं वो एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, और ये ही ओम्स लॉ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, ओम्स लॉ की। ये नोट कर लिया, चलते हैं आगे और अब ओम्स लॉ को डिफाइन करते हैं, इसके बारे में आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। देखो, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V is proportional to I. V is proportional to I. जैसे जैसे V चेंज हो रहा है वैसे वैसे क्या चेंज हो रहा है, I भी चेंज हो रहा है, यानी कि करंट भी चेंज हो रहा है। अब आपको ये पता होगा कि जब हम ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। एंड व्हाट इज दैट कांस्टेंट? इन केस ऑफ ओम्स लॉ, जब हम इस साइन को हटाते हैं, रिमूव करते हैं, तो हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, दैट इज R। ठीक है, अब ये R जो है ये कांस्टेंट है और इसको लिखते हैं हम रेजिस्टेंस। क्या लिखते हैं? रेजिस्टेंस। यहां से अगर आप R की वैल्यू निकालो तो क्या हो जाएगी, I इधर आ जाएगा, V अपॉन I। ठीक है, ये हो गया रेजिस्टेंस। अब सबसे पहले हम डिफाइन करें किसको, ओम्स लॉ को। R के बारे में बात बाद में करेंगे। चलो यहां तक नोट कर लिया। अब लिखो ओम्स लॉ को डिफाइन करना। ठीक है, तो अब हम लिखें किसकी डेफिनेशन, ओम्स लॉ की। ठीक है, तो देखो, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ मेटेलिक वायर, यहां पर हम किसके वायर की बात कर रहे हैं, नाइक्रोम वायर की, है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ मेटेलिक वायर is directly proportional, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन, ठीक है, is directly proportional to the potential difference। ठीक है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस द एंड्स ऑफ द वायर, है ना। वायर एक्स वाई लिया अपन ने, तो दोनों जो पॉइंट्स हैं एक्स और वाई, उन दोनों के बीच में। ठीक है, इफ इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया वायर के, है ना, रिमेन्स द सेम। यानी कि हिंदी में अगर हम इसको समझना चाहें तो क्या कह सकते हैं कि अगर किसी चालक तार की, है ना, तापमान में कोई परिवर्तन ना हो तो उसके अंदर बहने वाले करंट की मात्रा, ठीक है, करंट की मात्रा उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है ना, कि जितना करंट फ्लो कर रहा है उस करंट के ही अनुपात में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, अगर हम तार की भौतिक परिस्थितियों में परिवर्तन ना करें, यानी कि उसका टेम्परेचर से भाई लेंथ वगैरह तो सेम रहेंगी, लेकिन वो तार इतना गर्म ना हो कि बहुत ज्यादा गर्म हो जाए या पिघलने जैसी स्थिति में आ जाए। अब मैं बताती हूँ आपको कि हमने नाइक्रोम का वायर ही क्यों लिया। तो देखिए, नाइक्रोम का जो वायर होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। यहाँ हमने नाइक्रोम का वायर क्योंकि एक्सपेरिमेंटल लगातार तार बार बार गर्म होगा, इस जगह अगर हम कोई दूसरा तार लेते मान लो, तो हो सकता है वो मेल्ट हो सकता था बीच में या गर्म भी हो सकता था, लेकिन नाइक्रोम का वायर है इसलिए इसको मेल्ट होने में बहुत ज्यादा समय लगेगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। तो ज्यादा अच्छे से इस एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करने के लिए जो बेस्ट वायर है वो कौन सा है, नाइक्रोम का ही वायर होता है। ये हो गया हमारा ओम्स लॉ। और यहाँ से अब हम आगे बढ़े तो हमको अब आर जो है ना, आर के बारे में आगे पढ़ते हैं, इसको नोट कर लो जल्दी से। और हम बात करते हैं किसकी, आर की। ठीक है, आर यहाँ हो गया रेजिस्टेंस। और अब बस अब हमें नोट करनी है आर की यूनिट
और इसको डिफाइन कैसे करें, आर है क्या, इसकी यूनिट क्या है। चलो अब देखो, R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई। V को आप लिखोगे वोल्ट और I को लिखोगे आप एम्पियर, यानी कि वोल्ट पर एम्पियर यूनिट होगी किसकी, R की। लेकिन R की एक स्पेसिफिक यूनिट और है, इसकी यूनिट हम लिखते हैं ओम, और ये इस साइन से डिनोट किया जाता है, आपको ये भी याद करना है, ठीक है। रेजिस्टेंस की यूनिट हो गई ओम, वोल्ट पर एम्पियर। अब कोई आपको कहे कि डिफाइन 1 ओम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफाइन 1 ओम। तो देखो यहां से 1 ओम बराबर हो गया कितना, वोल्ट पर एम्पियर। अब इसको डिफाइन अगर करना है तो कैसे कर दोगे, फटाफट हो जाएगा कि इफ, कैसे लिखें, इफ 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, 1 वोल्ट, है ना। इफ 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज, या चलो इसको और इजी तरीके से लिखते हैं, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points is 1 volt and the current is 1 ampere flowing in it, then the resistance created will be 1 ohm। सही है कि किसी जगह पर 2 पॉइंट्स के बीच में, 2 पॉइंट्स इन अ सर्किट, और लिख लो इसको, कहां पर है ये पता होना चाहिए ना, इन अ सर्किट। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ सर्किट इज 1 वोल्ट एंड द करंट इज 1 एम्पियर फ्लोइंग इन इट, कहां पर, इसी सर्किट में। देन द रेजिस्टेंस क्रिएटेड विल बी 1 ओम। बहुत इंपॉर्टेंट, 1 ओम आपको अच्छे से याद होना चाहिए। यूनिट इसकी हमने पढ़ ली। अगली क्लास में हम ये रेजिस्टेंस किस किस चीज पर डिपेंड करता है ये पढ़ेंगे पहली बार, और सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी, पढ़कर समझ में अच्छे से इजीली आ गया होगा ऐसा मैं सोचती हूँ। तो अच्छे से आप इसको तैयार करें चैप्टर को। अगली क्लास में जल्दी मिलेंगे और चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे और न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे साथ के साथ। तब तक के लिए बाय।